तो सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। और आज जीएनएम है। और दिन क्या है आज? मंडे है जी। हाँ जी, हाँ जी। मंडे है और आज जीएनएम करेंगे। और हम लास्ट में चल रहे हैं डॉक्टर अमित पाल भाई। और हमारा पेज नंबर 328 पे हम रहेंगे आज। एम्बोसमेंट थ्रू प्रोक्रिएशन। एम्बोसमेंट अच्छा। का मतलब कुछ ऐसा है कि हमारे जो हम ऐसे क्यों बनते हैं, हमारे फीचर्स क्यों किस आधार पे आगे बढ़ते हैं निकलते हुए। तो वो हम्म, एम्बोसमेंट है। एम्बोसमेंट का हिंदी में नाम होता है नक्काशी करना, चिन्ह बनाना या डिजाइन उभर के आना किसी फैमिली का। तो उसके बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। पहला था एम्बोसमेंट बाय द फैमिली, फैमिली के आधार पे। फिर जी, एम्बोसमेंट थ्रू प्रोक्रिएशन। फिर जी, एम्बोसमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसी माँ की भावनाएं रहेंगी। माँ जैसे चित्र देखती हैं, फोटो देखती हैं। आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान कहा जाता है कि अच्छे अच्छे बच्चों के फोटो लगवाए जाएं कमरे में। जी, ऐसे एम्बोसमेंट बाय बर्थ भी है। बर्थ के द्वारा कैसे नक्काशी निकल के आती है। एम्बोसमेंट बाय हम्म, द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में भी हम्म, एम्बोसमेंट होता है। पहले साल का जो जीवन होता है बच्चे का पैदा होने के बाद, उसमें उसके चेहरे पे नए नए वो उभर के आते हैं फीचर, है ना। तो ये वहां तक जी, जाएगी बात इस डिस्कशन की। तो जी, बेसिकली हम आज करेंगे एम्बोसमेंट्स थ्रू प्रोक्रिएशन, है जी। जी, तो इसमें कह रहे हैं कि प्रोक्रिएशन इज द एंट्रेंस इनटू द मैटर दैट स्टार्ट ऑफ लाइफ। जी। प्रोक्रिएशन का मतलब होता है जैसे कि जन्म लेना है। हाँ जी। प्रोक्रिएशन का उत, मतलब एक बार प्रशांत देखना जरा, डिक्शनरी मीनिंग उत, एग्जैक्ट क्या है। उत्पत्ति लिखा हुआ है पुराना। बेटा क्या है भाई अमित पाल? पुराना लिखा हुआ है, जो पहले कभी पढ़े होंगे तो उत्पत्ति लिखा हुआ है जी। हाँ, उत्पत्ति होना, एक तरह से हम्म, प्रोक्रिएशन। उत्पत्ति, उत्पत्ति लिख हम्म, देते हैं। उत्पत्ति। तो जब मैटर एनर्जी मैटर में एंटर करती है, या कहिए कि प्रोक्रिएशन जो है वो एक एंट्रेंस है मैटर में। दो वर्ड हैं, मटेरियल वर्ड और वर्ड ऑफ एनर्जी, है जी। हम्म, तो एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैटर और मैटर कन्वर्ट इनटू एनर्जी, इस तरह से एक तरह से ये इस यूनिवर्स में चल रहा है प्रोसेस। तो जब एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है अमितपाल भाई, निराकार साकार में जब बदलता है, और जो वो एंट्री होती है उसकी साकार स्वरूप लेने की, तो वो प्रोक्रिएशन कहा जाता है। किसी चीज का मैटर के रूप में आना। और इसके हम्म, बाद करें द स्टार्ट ऑफ लाइफ, फिर लाइफ स्टार्ट होती है। द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द prospective parents before and during procreation influence already the child। देखो, हम्म, जो फीलिंग्स हैं, जो विचार हैं, जो पेरेंट्स हैं जिनके थ्रू कोई लाइफ आ रही है दुनिया में, उन पेरेंट्स के विचार, उन पेरेंट्स की फीलिंग उसके हम्म, प्रोक्रिएशन से भी पहले और उसके दौरान, हम्म, दोनों समय पे, मतलब अभी उत्पत्ति हुई भी नहीं है। उदाहरण के तौर पे अभी गैमेट फॉर्मेशन चल रहा है स्पर्म और ओवा का। वहां भी हम्म, वो भी सोच, वो भी फीलिंग्स अमित, वो भी जी, जिम्मेदार है और वो इन्फ्लुएंस करती है ऑलरेडी आने वाले बच्चे को। बिल्कुल। ए चाइल्ड ऑफ लव हु आइडियली इन ए कॉन्शियस एक्ट वाज बिगोटन हैज टेलविंड इन लाइफ। जी, बिगोटन देखना होगा अमित, क्या लिखा आपने बताओ। टोटल लिखा है जी, पैदा हुआ। पैदा हुआ, जी, पुरानी लिखी हुई है। पैदा हुआ, हाँ गुड। तो जो ए चाइल्ड ऑफ लव हु आइडियली इन कॉन्शियस एक्ट,
जो बच्चा वास्तव में कॉन्शियस एक्ट के द्वारा दुनिया में आया है, कि हम देखते हैं कैंप में सुनते हैं कि आप बच्चा चाहते थे या नहीं चाहते थे, तो कई बच्चे से पता है, कई पेरेंट्स बोलते हैं कि साहब हमारा प्लान तो था नहीं, बच्चा ये आ गया। तो अनप्लान्ड या प्लान्ड, जो प्लान्ड बेबी हैं वो कॉन्शियस एक्ट के थ्रू आते हैं और वो चाइल्ड ऑफ लव की कैटेगरी में आएंगे। कह रहे हैं वो पैदा होते हैं हैज ए टेलविंड इन लाइफ। टेलविंड फिर देखो, टेलविंड क्या है ये? अनुकूल हवा। अनुकूल है, हवा, अनुकूल हवा। ये चेक अनुकूल कर लेना। हवा। ओके, हाँ, तो वो लाइफ, उसका जो जीवन है एक तरह से वो नेचर में के कॉन्ग्रुएंस में होता है, एक तरह से वो कहते हैं ना धारा के साथ मेल खाता हुआ, वो अपोजिट नहीं होगा, वो एनर्जी उसकी टकराएंगी नहीं, क्योंकि उधर पेरेंट्स की फीलिंग ऐसी थी कि हाँ हमें बच्चा चाहिए, और उनके तो वो उनके कोई कंट्राडिक्शन, कोई कंट्राडिक्शन नहीं होगा, कोई टकराव नहीं होगा विचारों में और फीलिंग्स में। कई माँ आपने सुनी होंगी, कहती होंगी डॉक्टर साहब बस मैं तो एक ही चाह रही थी, ये तो आ गया, हाँ या जी, मैं तो दो ही चाह रही थी, ये आ गया, तो अभी भी उसकी वो फीलिंग उस बच्चे से टकरा रही है अस्तित्व से, है ना अमित? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कह रहे हैं द चाइल्ड कैन डील बेटर विद एवरीथिंग। और ऐसा बच्चा जो इस तरह से पैदा होता है दुनिया में कॉन्शियस एक्ट के द्वारा, चाइल्ड ऑफ लव होता है, वो अपने जीवन में बेटर तरीके से डील करता है हर चीज को अमित भाई, हर चीज को वो बेटर तरीके से हैंडल करता है, डील करता है फिर। तो कितना अच्छी बात है कि बच्चों को, बच्चे किस भावना के साथ पैदा हो रहे हैं, वो उन्हें पूरी जिंदगी उसका असर उस पर रहता है भाई। तो इसलिए ये कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट है एम्बोसमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द सोल रजिस्टर्ड एंड कलेक्ट्स डे आफ्टर डे all the feelings, thoughts and words of mother, father and environment। बहुत ही खूबसूरत लाइन है ये। कह रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान वो जो सोल होती है आने वाले चाइल्ड की, आने वाले ऑर्गेनिज्म की, वो रजिस्टर करती रहती है, कलेक्ट करती रहती है दिन पर दिन, दिन प्रतिदिन, एक तरह से डे आफ्टर डे, सारी की सारी फीलिंग्स माँ की, सारे के सारे विचार, सारे के सारे शब्द जो माँ बोल रही है और फादर बोल रहे हैं, और उसका जो एनवायरनमेंट में जो हो रहा है उसको वो रजिस्टर करता रहता है हर दिन की एक्टिविटी। दोस्त, मोस्ट सिग्निफिकेंट आर दोज थॉट्स एंड वर्ड विच आर अबाउट द चाइल्ड इटसेल्फ। क्या बात है! और उनमें भी सुनता तो वह हजारों बातें, हजारों वर्ड्स हैं, पनपता हुआ बच्चा, लेकिन अमितपाल भाई रजिस्टर करेगा वो उनको ज्यादातर महत्वपूर्णता उसके लिए रहेगी उन विचारों की, शब्दों की, जो उसके अपने अस्तित्व से, अपनी उससे जुड़े होंगे, अपनी पिछली जर्नी से जुड़े होंगे, ये कहूंगा मैं तो, बल्कि जो उसके पिछली लाइफ से रिलेटेड, जो को रिलेट कर रही होंगी एक तरह से पिछले उससे डाटा से, उस वो ज्यादा वो करते हैं, क्योंकि हायर पर्पज ऑफ लाइफ उसका वही तो है कि मैं इस जन्म में जो बचा हुआ मेरी जर्नी है उसको इवॉल्व करूं, क्यों अमित भाई? तो उसके इवोल्यूशन के लिए वो उन चीजों को ज्यादा रजिस्टर करता है जो उसके लिए सिग्निफिकेंट होती हैं। However, even if it is not about the unborn child, the child still feels addressed by them. I, you, he, she, it, we, whatever। कह रहे हालांकि even if it is not about the unborn child, हालांकि यदि कह रहे हैं यदि अनबोर्न चाइल्ड के बारे में अगर नहीं भी है, तो कह रहे हैं द चाइल्ड स्टिल फील एड्रेस्ड बाय देम। भले चाहे बच्चे से सीधा संबंध नहीं है उन शब्दों का, उन बातों का, एनवायरनमेंट की, फिर भी वो बच्चा फील करता है, एड्रेस करता है उनको, ऐसे 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 फील करता है जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, व्हाटएवर। ठीक है,
ऐसे वो फील करता है, इट अप्लाइज इट टू इट सेल्फ, और वो ऐसे फील करता हुआ वो खुद से जोड़ता है, जैसा कि उसी को कहा जा रहा हो। इफ द फ्यूचर फादर सेज टू द मदर, यू डोंट गेट इट, डू यू, यू डोंट गेट इट, डू यू, अगर उसके फादर भी फ्यूचर में ये कहते हैं माँ को कि यू डोंट गेट इट, डू यू, उसको तो फिर कह रहे हैं डज ही नो दैट दिस अनबॉर्न दैट हिज अनबॉर्न चाइल्ड कैन मेक दिस सेट टू देयर ओन एंड ग्रास्प टिल लिटिल और नथिंग लेटर इन लाइफ। ब्रैकेट में कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एट स्कूल। अरे एक मिनट, डिस्टर्ब मत करो। डज ही नो दैट हिज अनबॉर्न चाइल्ड, अमित डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा दोस्त? एक मिनट, एक मिनट, चलो। यू अमित, आपको हाँ बाहर जी, की हाँ जी, आवाज तो नहीं आ रही? नहीं नहीं अरे क्या डिस्टर्ब कर रहे हो? तो कह रहे हैं इट अप्लाई टू इट सेल्फ इफ द, वो अपने ऊपर अप्लाई करता है। द फादर फ्यूचर में मदर को कहता है कि यू डोंट गेट इट, आप इसको नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा प्राप्त नहीं कर सकती, डू यू, जो कर रही हो। तो डज ही नो दैट हिज अनबॉर्न चाइल्ड कैन मेक दिस सेट टू देयर ओन एंड ग्रास्प्स लिटिल और नथिंग लेटर इन लाइफ। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि वो बच्चे का अंदर जो है अपना एक ऐसा अपना एक सेटअप बन जाता है और उसको वो ग्रैस्प करता लिटिल और नथिंग के रूप में बाद के जीवन में, यानी कि जैसे कि स्कूल में इफ द मदर थिंक्स ऑफन आई फील सो लोनली, द चाइल्ड विल लेटर ऑफन फील लोनली। यदि मदर उस समय पर लोनली फील करती है तो बच्चा अक्सर बाद वाली लाइफ में अपने आप को लोनली फील करता है। इट हैज लर्न अर्ली टू फील एंड परसीव दैट वे, और ये बच्चे के बारे में कह रहे हैं कि उसको वो बहुत ही अर्ली स्टेज में, अर्ली फेज में सीखता है और फील करता है और परसीव करता है इस तरीके से बातों को। ऑल्सो इम्पोर्टेंट आर द क्वेश्चंस, एम आई डिजायर्ड, इज माई सेक्स डिजायर्ड। देखो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उस बच्चे के साथ कि क्या मैं इच्छा के हिसाब से आया हूं, एम आई डिजायर्ड, क्या मेरी यहाँ इनको जरूरत भी थी, इज माई सेक्स डिजायर्ड, क्या मैं एज ए फीमेल या एज ए मेल इनको चाहिए था या नहीं। अमित भाई आपने देखा होगा कई केस आते हैं उनमें बिटिया होती है, बच्चियां होती हैं, उनका वो मैनिस होती है, मैनिस गर्ल बिल्कुल है जी। होते तो या कोई लड़का होता है वो एफिमिनेट सा लगता है, कहते हैं अरे ये लड़का है, ये तो बिटिया लग रही है। तो बेसिकली ये वहीं से आ रहा है कि इज माई सेक्स इज डिजायर्ड। ये यदि किसी माँ को बेटा चाहिए होता है और हो गई उसकी बेटी, तो वो कई बार बेटे वाले जो फीचर्स लेके आती है, फेस लेके आती है, उसके पीछे उसका ये थॉट प्रोसेस होता है अमित भाई। या नॉन थ्राइविंग चाइल्ड जो होते हैं, जो बच्चे पनपते नहीं है, जो बच्चे इंट्रा यूट्राइन जिनका ग्रोथ रिटार्डेशन रहता है, तो फिर वहां वो इस फीलिंग से चलते हैं कि क्या इन्हें मेरी जरूरत है भी, क्या मेरी इनको जरूरत ही नहीं थी, इसलिए उनका वो ग्रोथ एक्सिस उधर हैम्पर हो जाता है ना अमित। तो फिर कह रहे हैं हेयर इज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। द 10-year-old कार्ल हैज कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स। एक 10 साल का बच्चा है कार्ल, उसको कॉग्निटिव प्रॉब्लम है, यानी कि वो चीजों को पहचानने में उसको दिक्कत होती है। ही इज डेवलपमेंटली डिलेड एंड कैन नाइदर रीड नॉर राइट। डेवलपमेंटली डिले है, ना तो वो पढ़ सकता है ना ही लिख सकता है। द कॉज, कॉज क्या है उसके पीछे कि द मदर वांट्स ए डॉटर आफ्टर हर फर्स्ट बोर्न सन सो मच, क्योंकि माँ जो है चाहती थी पहले बेटे के बाद बेटी चाहती थी बेसिकली। When the gynecologist offer her a sex determination, she says that she does not want to know.
जब गायनेकोलॉजिस्ट ने उससे कहा कि आप सेक्स डिटर्मिनेशन करा भी लो, तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहती ये जानना कि क्या होगा, लेकिन वो चाहती थी बेटी अमित भाई। जी। फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हर आई शी सीज दैट ही एंटर्स द मस्कुलिन साइन इनटू हर रिकॉर्ड्स। देखो, वैसे तो कह दिया माँ ने कि नहीं मैं नहीं जानना चाहती, लेकिन उसने तिरछी नजर से कॉर्नर ऑफ आई से उसने ये देख लिया कि मस्कुलिन मस्कुलिन साइन है रिकॉर्ड में, तो ये तो बेटा है। दिस शॉक अकम्पनीज द होल प्रेगनेंसी। उस मदर ने वैसे तो मना कर दिया, लेकिन ये तिरछी नजर से उसने देख ली रिपोर्ट, तो ये शौक उसको कि अरे ये तो मस्कुलिन हो गया, ये तो बेटा आ रहा है, उससे होल प्रेगनेंसी रहा। शी क्राइज ऑफन, tries to convince herself that the sex determination was erroneous, or that that they have read it wrong. देखो कितनी गजब की बात है। वो अक्सर ये ट्राई करती रहती थी और कोशिश करती थी अपने आप को कन्विंस करने की कि हो सकता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन की रिपोर्ट गलत होगी, नहीं नहीं लड़की आएगी, या फिर कभी सोचती थी कि मैंने शायद गलत पढ़ लिया होगा, ये बेटा नहीं है बेटी ही आ रही। ऐसे उसमें वो कॉन्फ्लिक्ट में चलती रही। द बॉय इज नाउ लिविंग द परसेप्शन डिसऑर्डर ऑफ द मदर। अब बच्चा जो कॉग्निटिव प्रॉब्लम आई है वो यहां से आई है बेसिकली। बच्चा जो है उसने जो माँ ने जो परसेप्ट किया था उस परसेप्शन डिसऑर्डर को अब कैरी कर रहा भाई, जी रहा। ही कैन नॉट रीड एंड राइट। अब वो यही कारण है कि वो कंफ्यूजन में फंस गया, कॉग्निटिव प्रॉब्लम आ गई कि ये लिखने को लेकर के, पढ़ने को लेकर के। ही कैनॉट एब्जॉर्ब नॉलेज एंड इज एक्सट्रीमली जेलस ऑफ हिज यंगर सिस्टर। अब आगे जब कहानी बढ़ेगी तो बेटा, अब वो बच्चा जो है नॉलेज एब्जॉर्ब कर नहीं पा रहा और एक्सट्रीमली जेलस हो गया वो अब अपनी यंगर सिस्टर से। हाउएवर द हिस्ट्री गोज बैक इवन फर्दर। The parents of the mother, ब्रैकेट में कह रहे grandmother and grandfather of the boy, wished by a boy after two girls. However, the history goes back even further. ये बेसिकली यहाँ ऑथर कह रहे हैं कि हिस्ट्री जो है वो और भी पीछे भी जा सकती होगी। कैसे कि पेरेंट्स जो है मदर के, वो उनमें भी मिल सकती है कि वो ग्रैंड मदर या ग्रैंडफादर को लड़का चाहिए होगा। फॉर विच ए बॉय आफ्टर टू गर्ल्स, दो लड़कियों के बाद फिर लड़का चाहिए होगा, तो पीछे भी भाव ये है कि वहां से भी मिल सकता है कि ट्रैक वहां से भी आ रहा हो सकता है, ये इधर मदर से भी मिल सकता है और ग्रैंड मदर या फादर से भी मिल सकता है, ग्रैंड फादर से। कह रहे हैं व्हेन शी ए गर्ल इज बोर्न दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड, शी नोटिसेस दिस कोर्स एंड देयरफॉर बिहेव्स लाइक ए बॉय, शी वांट्स टू बी like a boy, parents often say, you are still our boy. ये शायद मदर के लिए चल रही है बात, क्योंकि ऊपर तो एग्जाम्पल हो गया था लड़के का। तो कह रहे व्हेन शी गर्ल, जब वो एक लड़की थी, जब वो पैदा हुई थी तो वो डिसअपॉइंटेड हुए उस ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, और चूंकि उन्हें बेटा चाहिए था। शी नोटिस दिस कोर्स, वो उस कोर्स को नोटिस करती जा रही थी और बिहेव कर रही थी लड़के की तरह और वो एक लड़का बनना चाहती थी। हाँ, पेरेंट्स अक्सर कहते भी थे कि यू आर स्टिल आवर बॉय। एज ए थेरेपी द मदर शैल टॉक विद देयर पेरेंट्स अबाउट दिस मैटर एंड टू डू मेडिटेशंस टू हील हर ऑन सेक्स रिजेक्शन। थेरेपी के दौरान मदर ने ये बात कही हुई अपने पेरेंट्स को इस मैटर को लेकर के कि ऐसे ऐसे मेरे मन में चलता था या ऐसे ऐसे आपकी फीलिंग हुआ करती थी, और मेडिटेशंस करके उसने हील करा अपने उस ऑन सेक्स रिजेक्शन को। टू हर सन कार्ल शी सेज एवरी डे एट बैड टाइम, वी आर डिलाइटेड दैट यू आर ए बॉय। देखो, दूसरा कारण जो दादा नाना नानी से आ रहा है वो उधर का भाव है। ये दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जब वो अपने बेटे को अक्सर ये कहती थी बैड टाइम के समय पे कि हम बड़े प्रसन्न हैं कि आप एक बेटे हो। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप के मम्मी पापा के, यानी कि कार्ल के नाना नानी के उस भाव को लेके जी रही थी कि इन्हें बेटा चाहिए था,
देखो चलो ये बेटा आ गया, उनको वो जो लैकिंग थी उसकी, वो माँ उसको लेकर के बच्चे को ऐसे बोल रही है कि वी आर डिलाइटेड दैट यू आर ए बॉय, वी आर डिलाइटेड दैट यू आर हेयर विद अस, और हम इस बात को लेकर प्रसन्न है कि आप हमारे यहाँ हमारे साथ हो। द मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग इन हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट पैराग्राफ चला है, ये तो कार्ल को लेकर के है दोस्त, दो तरह से कंफ्यूजन आया, माँ का अपना और माँ के अंदर पीछे से आए हुए माँ बाप का, ये दो वहां से ट्रैक मिल सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं, ये इसी पैराग्राफ को कर लेंगे आज बस। नेक्स्ट कह रहे हैं कि द मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग इन हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन, ये जो हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन होते हैं इनमें मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके पीछे बता रहे कि आई नीड टू मूव अदरवाइज आई एम डेड। अमित भाई गौर करना, देखो कितनी गजब की बात है कि मुझे चलते जाना है नहीं तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। एक है ना कि नदी किनारे चल बकरे, नदी सूख गई मर बकरे, अगर जब तक चल रही है, चलती का नाम गाड़ी, ऐसे तो उसकी फीलिंग रहती है कि अगर मैं मूव करता रहा तो मेरा अस्तित्व है और नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ये उसके पीछे हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन के पीछे एक मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग ये भी होती है भाई। एन एग्जाम्पल फ्रॉम द बुक बाय फ्राउनकॉर्न होफमान, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं इस बुक से, कह रहे हैं द 4 year old एंटोन इज हाइपर एक्टिव, 4 साल का बच्चा एंटोन हाइपर एक्टिव है। द पेरेंट्स आर नर्वस रिक्स, WRECK रैक्स, नर्वस रैक्स। नर्वस रैक्स का मतलब होता है ए शिप दैट हैज शंक। द पेरेंट्स आर नर्वस रैक्स। The story, Anton's mother lost her baby in the former pregnancy in the 8th month. The parents are nervous wrecks. Wrecks का मतलब तो ऐसा बता रहे हैं कि जैसे समुद्र, a ship that has sunk, जैसे डूबा हुआ जहाज। क्या भाव आ रहा है डॉक्टर दीपशिखा इसमें? दीपशिखा शायद जी बस एक इसमें बस बुक नहीं थी, हम कुछ काम कर रहे थे, बताइए क्या बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें लाइन आ रही है कि द पेरेंट्स आर नर्वस रैक्स, WRECKS रैक, नर्वस रैक। अमित भाई आपने लिखा होगा कुछ। एक मिनट। 4 year old Anton is hyperactive. The parents are nervous wreck. बस अति दुखी है कि मतलब पेरेंट्स बहुत ज्यादा अति दुखी, ओके, बहुत ही गम के मारे, गम के मारे पेरेंट्स, समझ लो, इसीलिए लाया था जैसे कि समुद्र में कोई वो डूब गया हो जहाज, शंकर अति दुखी हैं जी। हाँ जी। हाँ, तो उसके पेरेंट जो है बहुत ही अति दुखी हैं। और तो कह रहे हैं स्टोरी इसके पीछे बेसिकली ये थी कि एंटोन्स मदर लॉस्ट हर बेबी इन ए फॉर्मर प्रेगनेंसी इन द 8th month। एंटोन की माँ ने बच्चा खो दिया था अपनी पहले वाली प्रेगनेंसी का 8वें महीने में। सी सडनली फेल्ट नो फैटल मोमेंट, सी सडनली फेल्ट नो फैटल मोमेंट when she is pregnant with Anton. Shortly thereafter she directed her whole attention for sign of life of the unborn. तो बेसिकली कह रहे when she is pregnant, अच्छा, she suddenly felt no fatal moment. No fatal moment. अच्छा, सॉरी मैं फैटल गलत समझ रहा हूँ बार बार। फीटल, अच्छा, उसे चूंकि उसने पहला बच्चा खो दिया था तो उसे अचानक उसे लगा कि फीटल मोमेंट नहीं है, बच्चा फीटस मोमेंट नहीं कर रहा। तो व्हेन शी इज प्रेग्नेंट विद एंटोन, तो पहले वाली घटना में उसने ये पाया था बेसिकली जब उसने खोया था कि मोमेंट अचानक खत्म हो गए थे। तो जब वो अब एंटोन को लेकर के प्रेग्नेंट थी तो शॉर्टली आफ्टर शी डायरेक्टेड हर होल अटेंशन फॉर साइन ऑफ लाइफ ऑफ द अनबोर्न। तो उसका सारा का सारा ध्यान अब यहीं अटका रहा कि साइन ऑफ लाइफ को वो गौर करती रही कि मूव कर रहा नहीं कर रहा या हलचल को। वंस शी डिड नॉट फील एनी मोमेंट एंड पुशेज हर फिस्ट अगेंस्ट हर स्टमक टू इंड्यूस फिटल मोमेंट। देखो कितनी वो हो गई थी चिंतित
कि अगर उसे फील नहीं होता था मोमेंट, तो वो अपनी फिस्ट को पेट के ऊपर जो है वो इंड्यूस करती थी, मारती थी, नहीं पेट के ऊपर हिट कर दी होगी ताकि वो इंड्यूस कर सके फिटल मोमेंट को। ये लेवल आ गया अमित भाई, दीपशिखा। जी कह रहे हैं चाइल्ड रिसीव द मैसेज। अब बच्चे ने मैसेज ये रिसीव करा कि आई हैव टू मूव, अदरवाइज आई एम नॉट, सॉरी, अदरवाइज आई एम कंसिडर्ड डेड। अब जब माँ उसके मूवमेंट ना होने से तुरंत उसको हिला देती थी पेट के अंदर, तो जबकि वो बेड रेस्ट पे जा रहा होगा दीपशिखा, है ना, कुछ समय के लिए, तो अब उसके रेस्ट को डिस्टर्ब कर दे रही थी बार बार। तो उसे ये मैसेज पहुंच गया कि भाई अगर मैं मूव करता रहूंगा तो सही है, नहीं तो मेरे को मरा मान लिया जाएगा। दिस प्रिंसिपल फॉलोज एंटॉन्स इन लेटर लाइफ। यही सिद्धांत एंटोन की बाद के जीवन में आगे चला, फॉलो किया। क्या? इफ आई एम मूव, एवरीबडी नो दैट आई एम अलाइव। हिज मोटो ऑलवेज मूव। तो यही फिर लेटर लाइफ में ये ट्रैक आगे बढ़ा भाई के यदि मैं मूव करूंगा तो हर बंदा मेरे को जीवंत समझेगा, जीवित समझेगा। और उसका मोटो हो गया लाइफ का, उसका एजेंडा हो गया। अमितपाल भाई एजेंडा वर्ड दिया इस बार गुरुजी ने हमारे। ऑलवेज मूव, मेनिया में चला गया एक तरह से। अब एजेंडा सर ने मेनिया ऐसे लिया था अमितपाल जी कि उसकी लाइफ का एक ही एजेंडा हो गया रात दिन का, दीपशिखा, कि मूव मूव और मूव। तो ये इस तरह से हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन की पीछे एक मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग ये मिलती है। और दूसरे कारण हो सकते होंगे, मिलेंगे, केस टू केस वेरी करेंगे। अदरवाइज ये मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग के रूप में बताया ऑथर ने इस बुक में। ठीक है ना? कोई अपना पॉइंट रखना है किसी को? ओके, तो खैर चलो आज मैं सोच रहा हूँ यहीं रुकते हैं। सबको हैप्पी दीपावली भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सब लोगों ने समय निकाला। आपको भी बहुत हैप्पी दिवाली, परिवार को भी। हाँ, थैंक यू, दिवाली सर। थैंक यू भाई। ओके बेटा, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रकाश रहे सबके जीवन में इस उत्सव के तरह। चलो ठीक है, नमस्ते, राम राम, सबका धन्यवाद। राम 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 राम। हैप्पी दिवाली सभी को। ओके, आपको भी।